नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। सीएम ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश चाहे। बंगाल जल रहा है और वहां के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। तो दूसरी तरफ सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने फिर से विवादित बयान दिया है। सुमन ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। करणी सेना को चेतावनी देते हुए कहा कि 19 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, तैयार होगा मैदान और दो हाथों लेंगे। इस लड़ाई को कोई माय कलाल नहीं हरा सकता। अगर मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम्हारे अंदर किसका डीएनए है ये भी बता दो। वहीं सपा विधायक इंद्रजीत सरोज ने कहा कि अगर भारत के मंदिरों में शक्ति होती तो गजनवी नहीं आता। मोहम्मद गौरी इस देश को लूटने का काम नहीं करता। इसका मतलब है कि मंदिरों में कोई शक्ति ही नहीं है। इन सब के बीच अपने नेताओं की करतूत पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उनका कहना है कि इतिहास को इतिहास ही रहने दो, इससे जुड़े सवाल नहीं होने चाहिए। नेताओं ने ऐसी राजनीति से दूर रहने की अपील भी की है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज जिस तरीके से सीएम योगी ने बयान दिया है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से बार बार सपा नेताओं की तरफ से भी बयानबाजी की जा रही है, विवादित बयान दिए जा रहे हैं, उस बीच इस तरीके का बयान आया है सीएम योगी की तरफ से, तो क्या लग रहा है, क्या अब इनकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बोला उसमें से कुछ चीजों को हाईलाइट नहीं किया गया है, बताया ही नहीं जा रहा, क्योंकि उस पर चर्चा नहीं हो रही है। ये लोग चर्चा कर भी नहीं सकते। मीडिया में सिर्फ बात चल रही है, क्या लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सीएम योगी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर क्या क्या बोल दिया, ममता बनर्जी को आईना दिखा दिया। ये तो सीएम योगी का स्वभाव है। वो तो हिंदुओं के लिए लड़ेंगे और इसलिए ममता बनर्जी को उन्होंने जवाब दिया है कि देखो, ये हिंदू का नाटक करते हो और चुनाव के समय काली मंदिर में, दुर्गा मंदिर में जाकर काली पाठ करेंगी, दुर्गा पाठ करेंगी, और फिर चुनाव के बाद और चुनाव के दूसरे पहलू को देखें तो मुसलमान बस्तियों में जा जाकर नमाज अदा करने की मुद्रा दिखाती है। ये मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाली पार्टियों को जवाब है कि अगर हिंदुओं के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो हिंदू अपने अधिकारों की सुरक्षा करना जानते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने जो कही, इस हिंसे पर उनका जवाब तो अलग था, लेकिन और एक बात कही, और उन्होंने बंगाल पर ही ये बात कही है। बंगाल हिंसा की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ मुसलमान दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं, उसे उजाड़ रहे हैं, उसे भगा रहे हैं जी। हिंदू अल्पसंख्यक, ये शब्द उन्होंने बोला है। यानी कि उन्होंने जो बोला उनके दिमाग में पहले से चल रहा है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा बदली जाएगी और ये उत्तर प्रदेश से ही होगा। अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है? क्या हिंदू अगर पूरे देश में बहुसंख्यक है तो मुर्शिदाबाद में भी बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ ऐसा होता? मुर्शिदाबाद तो बंगाल नहीं बल्कि बांग्लादेश दिख रहा है। वहां तो हिंदुओं के साथ जो ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, जिसके घर में घुसकर हत्या की गई, उसका कारण यही है कि वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र नहीं है। वहां पर 70% के आसपास मुस्लिम आबादी है। ऐसे एक दो जगह नहीं है, कई इस्लामिक किलाबंदी है। फोटो दिखाई पड़ता है हैदराबाद का, जहां पर ये शुक्रवार की नमाज के बाद इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और लाख की भीड़ थी। क्या वो हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र है? क्या उसे उस जगह पर मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जा सकता है? ये जो अल्पसंख्यक का राग पूरी विपक्षी पार्टियां आलाप रही है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रही है अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो क्या अल्पसंख्यक का परिभाषा यही है कि पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है वो बहुसंख्यक माना जाएगा, जो सबसे कम वाले हैं वो अल्पसंख्यक माने जाएंगे, और अल्पसंख्यक में भी जो बहुसंख्यक है उसको भी अल्पसंख्यक कहा जाएगा? अल्पसंख्यक तो वो है जो हर जगह पर अल्पसंख्यक दिखाई पड़ता है। मतलब हम मानते हैं कि जैन समुदाय अल्पसंख्यक है, हम मानते हैं कि ज्यादातर जगहों पर बौद्ध समुदाय अल्पसंख्यक है, पारसी अल्पसंख्यक है, यहूदी हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक है,
लेकिन क्रिश्चियन को अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में नहीं कहा जा सकता, मुस्लिमों को हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 80% क्रिश्चियन आबादी वाले स्टेट है। मेघालय को जाकर देख लीजिए, वहां पूरे डेमोग्राफी को बदल दी गई है, फिर भी अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए अल्पसंख्यक का टैग दोगे? तो क्या नॉर्थ ईस्ट के उन क्षेत्रों में जहां ये अल्पसंख्यक कहे जाने वाले क्रिश्चियन डोमिनेटेड हैं, वहां पर हिंदुओं की स्थिति के बारे में किसी ने चर्चा की कि वो वहां बहुसंख्यक है या अल्पसंख्यक समुदाय है? या फिर मुस्लिमों की बात करते हैं जो इस्लामिक किलेबंदी बनाकर पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में रखे हुए हैं, जो केरल के मल्लपुरम में कहना पड़ता है कि ये एक विशेष देश है जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, और एजवा कम्युनिटी के लीडर नतीशन वहां जाकर सबके सामने बोलते हैं कि यहां अल्पसंख्यक हिंदू है और हिंदुओं के लिए रहना, यहां सांस लेना मुश्किल है। जिस तरह से मल्लपुरम में ये मुसलमान इन लोगों को प्रताड़ित करता है, और वही वो क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम लीग का भी वर्चस्व है, और कांग्रेस के ये जो महानुभाव हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, जिस वायनाड से आते हैं, वो मल्लपुरम का एक बड़ा हिस्सा वायनाड लोकसभा क्षेत्र में आता है। और ये मुसलमानों को अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है कि अल्पसंख्यक के अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार। इसलिए योगी ने कहा अल्पसंख्यक की परिभाषा कैसे होगी, डिफाइन नहीं किया उन्होंने, लेकिन ये मुद्दा फिर से छेड़ दिया कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात, इसका भी डिसेंट्रलाइजेशन करो, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जैसे डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, लोकसभा की जरूरत पड़ी तो राज्यों में विधानसभा की जरूरत पड़ी, फिर विधानसभा की जरूरत थी तो उसके नीचे भी पंचायती राज व्यवस्था लाई गई कि डेमोक्रेसी का फायदा नीचे के स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचे, और उसको भी डिसेंट्रलाइज किया गया कि अगर एक प्रधान होगा, मुखिया होगा, तो उसके अंदर वार्ड होंगे, वार्ड मेंबर। अगर प्रधान होगा तो मुखियों का एक संगठन भी होगा, और उसके बाद पंचायत के स्तर पर होगा, जिला परिषद होगा, और उसके बीच विधानसभा होगा, विधानसभा 7-8 विधानसभा क्षेत्र मिलाकर एक लोकसभा होगा। यह डिसेंट्रलाइजेशन है डेमोक्रेसी का। तो तुम ये कैसे बताओगे कि बहुसंख्यक समुदाय हिंदू है और वो हिंदू किसी जगह पर जाकर अल्पसंख्यक बन जाता है, लेकिन उसे अल्पसंख्यक का अधिकार नहीं मिलेगा? अगर पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में, 4 जिलों में ये मुसलमान बहुसंख्यक हैं, अगर बिहार के पूरे सीमांचल में 60%, 70% मुसलमान है, तो वहां पर हिंदू क्या बहुसंख्यक माना जाएगा? और किसी वर्ग विशेष या फिर किसी परिवार की स्थिति उस वर्ग के अनुसार देखा जाए तो उस वर्ग की स्थिति उस क्षेत्र पर निर्भर करती है कि पूरे देश पर निर्भर करती है। अगर मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की यह स्थिति है तो इसलिए है क्योंकि वो मुर्शिदाबाद में रह रहा है। अगर वो मुर्शिदाबाद में न रह के किसी और जिला में जहां हिंदू 70-80% है, तो क्या ये 2000-4000 जिहादी निकलता और किसी हिंदू के घर में घुस के 2-2 लोगों को, बाप बेटे को मार देता, उसके घर में घुस कर तहस नहस करता? ये नहीं कर सकता था क्योंकि आसपास के हिंदू भी इकट्ठा होते। लेकिन वहां देखता है, वहां से पलायन कर गया है, मालदा के स्कूल में जाकर छिपा हुआ है, उन जगह पर जाकर 400 परिवार रह रहे हैं और वहां पर खाना पीना खिलाया जा रहा है। ये हिंदुस्तान है जहां हिंदुओं की स्थिति है। तो इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय की बात है कि योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द बोला कि वहां के अल्पसंख्यक हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, और वो अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश में भी है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हर जगह बहुसंख्यक है। यह अल्पसंख्यक किस बात के लिए? एक तो क्राइटेरिया तय करो कि 6%, 5%, 8% वाले को अल्पसंख्यक कहेंगे। ये 35% किसी जिला में है, वो भी अल्पसंख्यक। उत्तर प्रदेश के कम से कम 15-20 ऐसे जिले हैं जहां पर ये तथाकथित शांति दूत अल्पसंख्यक समुदाय जो है मुसलमान, इसकी जनसंख्या 30% से ज्यादा है, और कम से कम 8-10 ऐसे जिले हैं जहां इसकी जनसंख्या 45% से ज्यादा है, कुछ जगह पर 50% से भी ज्यादा है, और इन लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ इसके अल्पसंख्यक के दर्जे को उत्तर प्रदेश में छीनने वाले हैं।
वो उन्होंने संकेत दिया है कि हर जगह हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर में हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा। जम्मू के रीजन में है तो है, कश्मीर के घाटी के क्षेत्रों में अल्पसंख्यक है तो उसे दो, अगर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में क्रिश्चियन बहुलता है तो वहां पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दो, और किसी स्टेट के अंदर भी अगर इस्लामिक किलेबंदी कुछ जिलों में हो गई है तो उन जिलों में उसे बहुसंख्यक, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बताओ, क्योंकि ये लोग इसे जीने नहीं दे रहे। बंगाल इसका उदाहरण है। इसलिए अब ये बदले की कार्रवाई होगी। ये रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद, और ये जो कहते हैं ना, जिसको न इतिहास का ज्ञान है, न संस्कृति की जानकारी है, और न ही अपने विरासत को समझता है, वो ऐसे बयान दे रहा है जिसको वो अपने परिवार के सामने नहीं दे सकता। वो क्या बोल रहा है? बौद्ध मठ नजर आएंगे सारे मंदिरों के नीचे। इसकी जाहिलता को लोगों के सामने ये पूछना चाहिए कि पहले सनातन धर्म, हिंदू धर्म आया या पहले महावीर आए और बौद्ध आए? महात्मा बुद्ध कौन थे? वो भी तो हिंदू ही थे, और उनके महापिता हिंदू ही थे। वो जब निकले तो सारे योग गुरुओं से मिले, अलार कलाम के आश्रम में गए, या फिर जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, उसके बाद तपस्या की, महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की, तो उस समय क्या थे वो? उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो पहले सनातन, पहले हिंदू, उसके बाद ये बौद्ध आया, उसके बाद ये जैन आया। तो सारे मंदिरों के नीचे बौद्ध मठ कहां से नजर आ जाएंगे? और कितने ऐसे हिंदू शासक रहे जो क्रूर शासक थे और जिन्होंने बौद्ध मठों को विध्वंस किया। ये तो कई हिंदू शासक रहे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उसके कारण बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ है। ये सम्राट जिसे कहते हैं, अगर अशोक हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इतनी मेहनत किया होता, जो सम्राट अशोक बन गया, वो सम्राट अशोक अगर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया होता तो आज श्रीलंका में हिंदुत्व होता, ये बौद्ध धर्म नहीं होते। आज चीन में या फिर सिंगापुर में, थाईलैंड में, वियतनाम में, ये सारे जगहों पर ये हिंदुत्व का पताका फहराता, बौद्ध नहीं होते। इन लोगों ने प्रचार प्रसार उसका किया। इसलिए ये इतिहास को कुरेदने की जरूरत है, और हिंदुस्तान में इतिहास को कुरेदा जाएगा, क्योंकि इन लोगों के आधार पर हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं चलेगी, हिंदुस्तान के लोग नहीं चलेंगे। समाजवादी पार्टी को जो भ्रम हो चुका है अभी कि इस बीच हमने हिंदुओं को बेवकूफ बना के 37 सीटें ले आई लोकसभा में, तो अब हमारा यही एजेंडा चलेगा, बौद्धों को बांटो, उसके साथ दलितों को बांटो, उसके साथ ओबीसी को बांटो, ये अपने फार्मूले पर चलो, और डीएनए टेस्ट करवाने की बात कर रहा है ये। उसमें बाबर का डीएनए नहीं, बाबर की आत्मा है। डीएनए तो सबका इसमें सनातनियों का ही है। ये हिंदुस्तान का मुसलमान उज्बेकिस्तान की तरह नहीं दिखता, ये उज्बेक नहीं है, न ये पठानों की तरह दिखता है, और न ये इराक, ईरान, अफगानिस्तान वालों की तरह दिखता है। ये सब हिंदुस्तान का ही डीएनए है, लेकिन आत्मा जो घुस गई है औरंगजेब और बाबर की, उस आत्मा को, उस जिन्न को निकालना है बाहर। अगर नहीं निकल पाएगा तो फिर इसको ये मानना पड़ेगा कि ये हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है। इसलिए ये अपने अपने तर्क, अपनी अपनी बातें तब तक रख रहे हैं जब तक हिंदुओं ने अपने हाथों में वो ताकत और वो उठा नहीं लिया जिससे कि इसका विध्वंस हो सके। अभी तक ये जिहादियों के पत्थर देखे हैं, अभी तक हिंदुओं के प्रहार नहीं देखे हैं। इसलिए अब जब प्रहार के लिए ये लोग बाहर निकले हैं तो रामजी लाल सुमन क्या, अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि अब जाग रहा है, भगवा झंडा फहरा रहा है। अगर हम लोगों ने सचेत होकर आगे इन लोगों के बीच फूट नहीं डाली तो फिर आगे स्थितियां गड़बड़ हो जाएगी हमारे लिए। इसलिए ये कोशिश कर रहा है किसी तरीके से कि हम हिंदुओं को फिर से वैसे ही बांट दें, जिसके कारण ये दिखाई पड़े, देखो ये करनी सेना वाले, ये राजपूत, ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण है, तुम ओबीसी के लिए या फिर दलितों के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। ये अब विभाजनकारी नीति इन लोगों की नहीं चलेगी।
अब हिंदू जागा है और जागा ही रहेगा, अब सोने वाला नहीं है। इसलिए इतिहास भी कुरेदे जाएंगे, मंदिर भी कुरेदे जाएंगे, दरगाह भी देखे जाएंगे और फिर से इतिहास भी लिखा जाएगा और इन लोगों को बताया जाएगा कि ये सनातन धर्म की धरती है। इसे अगर दूसरे लोग अपने मजहब, अपने पूजा पद्धति, अपने व्यवस्थाएं रखना चाहते हैं तो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के अनुसार रखें। हम उधार ली हुई संस्कृति से इस देश को चलने नहीं देंगे और यही अब आगे होने वाला है। योगी ने जो संकेत दिया है इसका मतलब ही है कि उत्तर प्रदेश में अगर बंगाल जैसे 10% भी हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हें वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां कुछ लोगों को पहले ही पहुंचा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो सपा नेताओं की तरफ से फिर विवादित बयान सामने आए, जिसके बाद हिंदुओं का गुस्सा भी फूट पड़ा है और अब सीएम योगी की बातों से ऐसा लग रहा है कि जल्द ही कोई बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। किस्सा यूपी में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।